हे वेरी वॉर्म गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं चल चंदन कुमार। आज अपन क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन इक्वेशन केमिस्ट्री का टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, वेलकम टू यूट्यूब चैनल टॉपिक्स टॉनिक। आज का लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये केमिस्ट्री का है। ठीक है, ये हमारे बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आगे चल के किसी भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज शुरू करते हैं, ज़्यादा कुछ इंट्रोडक्शन देते हुए नहीं, पढ़ाई शुरू करते हैं अपन। ठीक है, तो आज का अपना लेक्चर है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर गाइज। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं यहाँ पे केमिकल रिएक्शन होता क्या है। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है, फिर पढ़ेंगे केमिकल इक्वेशंस में केमिकल रिएक्शन में कौन कौन सा पार्ट होता है, फिर कैसे कैसे केमिकल रिएक्शन आगे प्रोसीड करती है। ठीक है गाइज, तो चलिए हम बात करते हैं यहाँ पे पहले बात केमिकल रिएक्शन का। तो केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस होता है, जिस प्रोसेस के अंदर क्या होता है, एक नया सब्सटेंस बनता है। ठीक है, कोई पुराना बॉन्ड उसमें ब्रेक होकर एक न्यू बॉन्ड फॉर्म होता है और एक नया सब्सटेंस बनता है। इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। तो केमिकल रिएक्शन क्या हुआ, जस्ट एक प्रोसेस हुआ। ठीक है, केमिकल एक प्रोसेस हुआ जिसमें क्या होता है, केमिकल एक नया सब्सटेंस टू वन और मोर न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है। ठीक है, ठीक है, प्रोसेस इन विच अ न्यू सब्सटेंस एंड न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड। ठीक है, आर फाउंड वन फ्रॉम वन और मोर सब्सटेंस, एक और एक से अधिक सब्सटेंस से मिलकर। जैसे कि सपोज मान लीजिए, यहाँ मान लीजिए पहले कोई एक नाम का कोई सब्सटेंस था और साथ में बी, इसमें साथ में मिल के बी के साथ मिल के एक नया सब्सटेंस सी बनाया। ठीक है, एक नया सब्सटेंस सी बनाया। तो ये जो प्रोसेस है, ठीक है, ए का बी से मिलना फिर सी का बनना, ठीक है, इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। ठीक है, इसमें जो जो पार्ट रिएक्टिंग पार्ट होता है, जो रिएक्ट करता है, और एक होता है, एक नया प्रोडक्ट फॉर्म होता है, एक नया सब्सटेंस बनता है। जो नया सब्सटेंस जो बनता है ना, उसको अपन बोलते हैं प्रोडक्ट, और जो रिएक्टिंग सब्सटेंस होता है, जो रिएक्टिंग सब्सटेंस होता है, उसको हम बोलते हैं रिएक्टेंट्स। द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट। ये जो पूरा केमिकल रिएक्शन हुआ, पूरा का पूरा प्रोसेस क्या हुआ, पूरा का पूरा प्रोसेस तो क्या हो गया, आपका पूरा प्रोसेस तो क्या हो गया, आपका केमिकल रिएक्शन हो गया। ये पूरा का पूरा प्रोसेस क्या हो गया, दिस इज केमिकल रिएक्शन, दिस इज केमिकल रिएक्शन। ये पूरा का प्रोसेस क्या हो गया, ये तो हो गया केमिकल रिएक्शन। ठीक है, ये पूरा का पूरा पोर्शन जो है ये होगा केमिकल रिएक्शन। और केमिकल रिएक्शन में जो पहले पार्टिसिपेट करता है, जैसे ए और बी पार्टिसिपेट किया और सी फॉर्म हुआ, सी क्या हुआ, फॉर्म हुआ। तो जो पार्टिसिपेट करता है और जो बनता है ना, ठीक है, जो पार्टिसिपेट करता है उसको अपन बोलते हैं रिएक्टेंट। ए एंड बी यहाँ पे क्या हो गया, ए प्लस बी क्या हो गया, यहाँ पे रिएक्टेंट हो गया, और सी जो बना यहाँ पे वो क्या हो गया, मेरा प्रोडक्ट हो गया। आई थिंक समझ में आया होगा। द सब्सटेंस विच आर फॉर्म्ड इन अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड प्रोडक्ट। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करते हैं कि जैसे कि एग्जांपल ऑफ केमिकल रिएक्शंस, जैसे डाइजेशन ऑफ फूड। हम जो खाना खाते हैं ना, तो खाना डाइजेस्ट होता है हमारे पेट के अंदर, हमारे स्टोमक के अंदर जो डाइजेस्ट होता है फूड, वो भी एक टाइप का केमिकल रिएक्शन ही है, वो बायोकेमिकल रिएक्शन है। ठीक है, रिस्पायरेशन, जो हम रिस्पायर करते हैं, जैसे ऑक्सीजन अपन रिस्पायर किए, एयर रिस्पायर किए, वहाँ से ऑक्सीजन हमारे लंग्स के अंदर गया, ऑक्सीजन गया लंग्स के अंदर, फिर वहाँ से क्या होता है, फिल्टर आउट होकर वो जो है डिफ्यूज हो गया ब्लड में वहाँ आरबीसी के साथ साथ वो गया सेल्स के अंदर। सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, वहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है, फूड का ऑक्सीडेशन करता है। तो रिस्पायरेशन, तो सेलुलर रिस्पायरेशन हो गया। तो रिस्पायरेशन भी क्या हुआ, एक तरह का केमिकल रिएक्शन ही हुआ। उसमें क्या हुआ, जैसे हम अपन रोटी खाते हैं तो रोटी क्या होता है, डाइजेस्ट होता है, उससे क्या बना, कार्बोहाइड्रेट मिला। सपोज हमें कार्बोहाइड्रेट मिला, तो कार्बोहाइड्रेट जो एक नया सब्सटेंस हो गया ना, रोटी पहले एक नया सब्सटेंस था। ठीक है, फिर कार्बोहाइड्रेट से हमारे वो जो है बदल गया, आपको CO2 में, वाटर में बदल गया, फिर हमको ATP दे दिया, तो एक नया सब्सटेंस बन गया, कार्बोहाइड्रेट बदल गया नया सब्सटेंस में। ठीक है, तो इस तरह का रिस्पायरेशन भी क्या है, ये भी एक तरह का क्या है, टाइप ऑफ रिएक्शन ही है। जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन क्या है, रस्टिंग ऑफ आयरन भी एक तरह का केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, जिसमें कि आयरन जो रस्ट होता है, ठीक है, आयरन का ऑक्साइड फॉर्म हो जाता है। ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन भी क्या है, एक तरह का केमिकल रिएक्शन है। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, आगे चलकर अपन पढ़ेंगे एग्जाम्पल लेके, NCERT में भी ये एग्जाम्पल आपको ये दिया है। ठीक है, तो बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, ठीक है, जो मैग्नीशियम रिबन का बर्निंग, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब मैग्नीशियम को बर्न करते हैं, ठीक है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो ये भी क्या है, एक तरह का केमिकल रिएक्शन है। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, जो मिल्क से अपन कर्ड बनाते हैं ना, तो वो भी एक तरह का केमिकल रिएक्शन। पहले देखिए, पहले मिल्क था, मिल्क भी क्या कोगुलेट होकर क्या बनाया, कर्ड बनाया। तो क्या हुआ, मिल्क का प्रॉपर्टी चेंज हो गया, एक नया प्रॉपर्टी कर्ड के अंदर आ गया। मिल्क में और कर्ड में बात करते हैं तो काफ़ी डिफरेंसेस है केमिकल, अगर बात करते हैं ना, काफ़ी यहाँ पे आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा दोनों के प्रॉपर्टीज़ में। एक नया सब्सटेंस कर्ड फॉर्म हो गया, तो ये भी क्या एक तरह का केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं सबसे पहले केमिकल रिएक्शन में होता क्या क्या है, व्हाट इन्वॉल्व केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व, इसमें क्या क्या होता है। पहली बात तो इसमें केमिकल स्टेट चेंज हो जाता है। ठीक है, चेंज इन स्टेट, उसका स्टेट चेंज होता है। ठीक है, स्टेट देखिए 3 तरह का स्टेट होता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, किसी भी मैटर का 3 स्टेट होता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो पहली बात, उसमें हो सकता है कि उसमें स्टेट चेंज हो जाए। ठीक है, हो सकता है कि उसका कलर चेंज हो जाए, हो सकता है कि उसका टेम्परेचर चेंज हो जाए, हो सकता है कि कुछ गैस का इवोल्यूशन हो, वहाँ पे क्या कुछ गैस इवॉल्व हो। ठीक है, तो ये सब चेंजेस देखने को मिल सकता है हमारे केमिकल रिएक्शंस के अंदर गाइस। ठीक है गाइस,
एक रिवीजन सीरीज़ है, इसमें हम थोड़ा फास्ट चलेंगे, तो आपको यहाँ पे मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा आप ये इसका लिंक आपको, पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। पहले आप गौर से यहाँ पे ध्यान दें, एक वर्ड को पढ़ें, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पे कुछ समझ में आए तो वहाँ पे वीडियो को पॉज करें, फिर आपको देखिए, अगर फिर समझ में आया तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं। यहाँ पे आगे हम बात करते हैं तो कि केमिकल रिएक्शन को कैसे अपन रिप्रेजेंट करते हैं, वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन का रिप्रेजेंट करने का अलग अलग वे हो सकता है। पहला है वर्ड इक्वेशन। वर्ड इक्वेशन क्या होता है कि जो भी रिएक्टिंग सब्सटेंस है, जो भी प्रोडक्ट फॉर्म होता है, ठीक है, उसको अपन वर्ड के फॉर्म में, उसका नेम अपन लिख देते हैं वर्ड के फॉर्म में। जैसे कि सपोज यहाँ पे जिंक और जिंक के साथ यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पे रिएक्ट कर रहा है और जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बना रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस इवॉल्व कर रहा है। तो ये जो हमारा LHS साइड है, तो LHS साइड को अपन क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं, और जो मेरा RHS साइड है उसको प्रोडक्ट बोलते हैं। तो ये जो एक तरह से हम नेमिंग के फॉर्म में लिख दिया ना, एकदम वर्ड के फॉर्म में लिख दिया, इसको बोलते हैं वर्ड इक्वेशन। क्या बोलते हैं इसको, वर्ड इक्वेशन बोलते हैं। अगर इसी सब्सटेंस जैसे जिंक का जो नोटेशन होगा, जिंक का जो ठीक है, जिस नोटेशन से अपन जिंक को डिनोट करते हैं उसके फॉर्म में अपन लिख दे, केमिकल नोटेशन के फॉर्म में लिख दे, तो वो क्या हो गया, हमारा एक केमिकल इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि अगर यहीं इसी की बात करते हैं, यहाँ पे जिंक को अपन Zn लिखते हैं, जिंक को क्या लिखते हैं, Zn लिखते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड को H2SO4 लिखेंगे, यहाँ पे H2SO4 लिखेंगे, ठीक है। और जिंक सल्फेट को ZnSO4 लिखेंगे, और साथ में यहाँ पे हाइड्रोजन गैस निकल रहा है। तो इसको नोटेशन के फॉर्म में अगर हम यहाँ पे लिख दिए तो उसको बोलेंगे अपन केमिकल रिएक्शन। जैसे कि यहाँ पे Zn प्लस H2SO4 गिव्स यहाँ पे ZnSO4 प्लस H2 दे दिया हम। तो ये LHS साइड जो हुआ मेरा रिएक्टेंट हुआ, और RHS साइड जो फॉर्म हुआ ये प्रोडक्ट हुआ, ठीक है। ये जो हुआ हमारा प्रोडक्ट हुआ। तो अपन केमिकल रिएक्शंस को जो इसका वे है, वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, उसको दो रूप में अपन लिख सकते हैं। एक होता है वर्ड इक्वेशन, एक होता है केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन में क्या करते हैं अपन, उसके नोटेशन के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। आई थिंक ये समझ में आया होगा, ये बेसिक चीज़ है। चलो आगे हम बात करते हैं तो केमिकल इक्वेशंस में क्या क्या होता है। तो केमिकल रिएक्शंस कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल इक्वेशन। केमिकल रिएक्शंस को केमिकल इक्वेशंस के रूप में अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो इट इन्वॉल्व्स यूज ऑफ सिंबल्स ऑफ एलिमेंट का सिंबल्स का यूज़ करते हैं अपन इसमें। जैसे कि Zn के लिए जिंक के लिए Zn यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ H2SO4 के लिए सल्फ्यूरिक एसिड के H2SO4 यूज़ किए अपन। तो यहाँ पे क्या होता है, एलिमेंट का क्या होता है, सिंबल अपन यूज़ करते हैं, ठीक है, इन केमिकल फॉर्मूला ऑफ द रिएक्टेंट, और या फिर केमिकल फॉर्मूला यूज़ करते हैं। जैसे केमिकल फॉर्मूला सल्फ्यूरिक एसिड का H2SO4 केमिकल फॉर्मूला होता है, ये सब अपन क्लास 9th में पढ़ चुके हैं, ठीक है। और रिएक्टेंट का आ समझ में। एंड प्रोडक्ट विद द मेंशन बाय द फिजिकल स्टेट, और जो भी प्रोडक्ट बनता है ना, जो भी रिएक्टिंग स्पेसीज होता है, उसकी फिजिकल स्टेट को अपन यहाँ पे क्या करते हैं, फिजिकल स्टेट को भी अपन यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। कि यहाँ पे ये फिजिकल स्टेट सा क्या है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, ठीक है। तो उसको भी अपन यहाँ पे अपने को लिखना पड़ता है। जैसे नेसेसरी कंडीशन सच दैट टेम्परेचर, जैसे कि टेम्परेचर हो गया, जैसे कि प्रेशर हो गया, हाँ, और जैसे कि कैटलिस्ट हो गया, अपन कैटलिस्ट यूज करते हैं, शुड बी रिटेन ऑन द एरो बिटवीन द रिएक्टेंट और एंड कैन बी रिटेन ऑन द एरो। हमारे इसमें जो जब भी मान लीजिए अगर हम रिएक्शन को हीट करके रिएक्शन को जनरेट करते हैं, या हीट करके रिएक्शन को आगे बढ़ाते हैं, प्रोसीड करते हैं, या फिर कुछ प्रेशर डालना पड़ता है, फिर कोई कैटलिस्ट डालते हैं, तो उसको जो दोनों रिएक्टिंग पार्ट, एक रिएक्टेंट पार्ट है, प्रोडक्ट पार्ट के बीच में हम एरो जो लगाते हैं ना, उसके ऊपर नीचे उसको लिखते हैं अपन, ठीक है। तो नेसेसरी कंडीशन जैसे कि टेम्परेचर चेंज हो गया, डेल्टा से अपन इसको डिनोट करते हैं टेम्परेचर को, ठीक है। प्रेशर को P से डिनोट कर दिया। सपोज मान लीजिए कैटलिस्ट को, कोई भी कैटलिस्ट यूज हुआ एलिमेंट के फॉर्म में, कोई सा भी कैटलिस्ट यूज हुआ, तो उस कैटलिस्ट को हम लिखेंगे, ठीक है। वो जो है एरो के ऊपर, जैसे कि मान लीजिए सपोज यहाँ पे A से B बन रहा है ना, A से मान लीजिए सपोज B बन रहा है, तो ये जो एरो है ना, इसके ऊपर नीचे अगर यहाँ पे A हीट होकर के बन रहा है, तो यहाँ पे ऐसे हीट का सिस्टम बोल देंगे, यहाँ पे हीट लिख देंगे यहाँ पे हम, ठीक है। और यहाँ पे इसका फिजिकल स्टेट अपन लिखेंगे। यहाँ पे सपोज ये लिक्विड है और ये मान लीजिए गैस फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे गैस बनना था, यहाँ पे इसके सबस्क्रिप्ट में हम यहाँ पे लिक्विड या फिर गैस अपन लिखेंगे, आ रहा समझ, ठीक है। और एरो के ऊपर यहाँ पे कैटलिस्ट, सपोज यहाँ पे कोई कैटलिस्ट, यहाँ पे X नाम का कोई कैटलिस्ट यूज हुआ, तो X यहाँ पे अपन लिखेंगे, आ रहा समझ। तो इस तरह से अपन ये करेंगे। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे बात करते हैं कि मैग्नीशियम इज बर्न इन एयर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। जब हम मैग्नीशियम को बर्न करते हैं एयर के प्रेजेंस में, एयर बोले तो ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब रिएक्ट करते हैं, एयर के प्रेजेंस में रिएक्ट करते हैं मैग्नीशियम को, तो क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो Mg प्लस O2 मिलके MgO बन रहा है। क्या बन रहा है, MgO बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, अब सपोज यहाँ पे जो हमारा ये रिएक्टिंग प्रोडक्ट है, सपोज यहाँ पे Mg है, तो Mg यहाँ पे अगर सॉलिड है तो इसको S लिखेंगे, और यहाँ पे ऑक्सीजन यहाँ पे गैस है तो गैस लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे अगर ये सॉलिड है तो यहाँ पे S लिखेंगे, आ रहा समझ। तो इस तरह से यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि ये जो है इसका फिजिकल स्टेट हो गया, ये एरो दिखा रहा है कि यहाँ पे प्रोडक्ट जो है रिएक्टेंट मिल के प्रोडक्ट बना रहा है, ठीक है। और यहाँ पे अगर हीट करना होता है, यहाँ पे एस मतलब कि यहाँ पे डेल्टा का साइन लगाएंगे, या फिर हीट लिखेंगे, यहाँ पे कैटलिस्ट यूज हो, कैटलिस्ट का यहाँ पे लिखेंगे। और इसमें इस तरह से हम केमिकल इक्वेशंस को यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। इस तरह से केमिकल इक्वेशन हुआ। ये कुछ पॉइंट हुआ कि हमसे अगर पूछे व्हाट इज केमिकल इक्वेशन, और यहाँ पे केमिकल रिएक्शन कितने तरह का होता है, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये सब अपने यहाँ पे पॉइंट को अपन यहाँ पे लिख सकते हैं बोर्ड एग्जाम के अंदर। आ रहा समझ में, आई थिंक ये समझ में आया होगा।
ठीक है। अब यहाँ पे बात आता है केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करें, ठीक है। बैलेंसिंग होता है केमिकल इक्वेशन जब अपन लिखते हैं जहाँ पे रिएक्टिंग प्रोडक्ट होता है, रिएक्टिंग सब्सटेंस होता है और एक प्रोडक्ट होता है जिसमें प्रोडक्ट बनता है, रिएक्टिंग सब्सटेंस मिल के प्रोडक्ट बनता है, तो उसमें जो है कुछ लॉ फॉलो होता है, जैसे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो इसमें जो हमारा रिएक्टिंग स्पीसीज है और जो हमारा प्रोडक्ट स्पीसीज है, जो प्रोडक्ट बनाना, उन दोनों का मास क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि मास कैन नेदर बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मास को मैटर कैन नेदर बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉयड, उसको हम ना क्रिएट कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, वो बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होता है, जैसे एनर्जी होता है उस तरह से। तो यहाँ पे क्या होगा, क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन के अंदर क्या होगा, यहाँ पे उसको ना क्रिएट कर सकते हैं, बीच में कहीं मास क्रिएट नहीं हो जाएगा या फिर मास डिस्ट्रॉय नहीं हो जाएगा, वो बस कन्वर्ट हुआ, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ, अर्स में रिएक्टेंट से क्या हुआ, प्रोडक्ट में अंदर में कन्वर्ट हुआ। तो इसको बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करना चाहिए केमिकल इक्वेशन, तो उसके लिए हमें उसको बैलेंस करना पड़ता है, केमिकल इक्वेशन में क्या करना पड़ता है, बैलेंस करना पड़ता है। सो द नंबर ऑफ एलिमेंट इन्वॉल्व इन द केमिकल रिएक्शन शुड बी रिमेन सेम। देखिए हर एक एलिमेंट का कुछ ना कुछ मास होता है, उसका एटॉमिक मास होता है, हर एक मॉलिक्यूल का कुछ ना कुछ मास होता है, उसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं। तो हमारे केमिकल रिएक्शंस के अंदर जो भी स्पीसीज है, चाहे वो रिएक्टिंग स्पीसीज है, चाहे वो प्रोडक्ट है, ठीक है, दोनों साइड नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल हो जाएगा तो उसका मास भी क्या होगा, इक्वल होगा। इसलिए यहाँ पे क्या कर रहा है, सो द नंबर ऑफ एलिमेंट इन्वॉल्व इन द केमिकल रिएक्शन should remain same at the reactant and the product side। रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ केमिकल रिएक्शंस क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ मतलब कि जो भी नंबर ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंस है, चाहे वो रिएक्टेंट हो, ठीक है, या फिर प्रोडक्ट जो फॉर्म होता है उसका नंबर क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। आई थिंक ये समझ में आया होगा। चलिए आगे अगर बात करते हैं कि बैलेंस कैसे करते हैं। बैलेंस करने का दो तरीका होता है, एक होता है स्टेप वाइज बैलेंसिंग करते हैं, उसको बोलते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड। क्या बोलते हैं, हीट एंड ट्रायल मेथड। तो पहले बात करते हैं यहाँ पे हीट एंड ट्रायल मेथड होता क्या है। देखिए हीट एंड ट्रायल मेथड के अंदर बात करते हैं तो पहला स्टेप होता है यहाँ पे, राइट द केमिकल इक्वेशन एंड ड्रॉ द बॉक्स अराउंड द ईच फार्मूला। जो भी हमारा केमिकल इक्वेशंस के अंदर जो भी रिएक्टिंग सब्सटेंस है या फिर जो प्रोडक्ट है, उसको हम क्या करते हैं, एक बॉक्स के अंदर क्या करते हैं, उसको हम पहले उसको एक बॉक्स के अंदर घेर देते हैं, एक बॉक्स के अंदर उसको सारा को एक बॉक्स के अंदर कर लेते हैं, ठीक है। सारा क्या किया, एक बॉक्स के अंदर कर लिया। पहला स्टेप में क्या किया, हम एक बॉक्स ड्रॉ किए, जितना भी फार्मूलाज यूज हो रहा है हमारे केमिकल इक्वेशंस के अंदर उसके चारों तरफ बॉक्स यूज किए। एंड डू नॉट चेंज एनीथिंग इनसाइड द बॉक्स, और बॉक्स के अंदर कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, हम बॉक्स के इनसाइड कुछ भी चेंज नहीं करेंगे। सारा का सारा फार्मूला जो है, चाहे वो एलिमेंटल फॉर्म में हो, चाहे वो मोलिकुलर फॉर्म में हो, ठीक है। एनिमल फॉर्म में मतलब कि अगर सिर्फ एक एलिमेंट, जैसे Fe एक एलिमेंट है, जैसे H2O एक मॉलिक्यूल है जिसमें कि एक से अधिक एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है, मॉलिक्यूल्स है। तो जो भी चाहे हमारा एलिमेंट हो, चाहे हमारा मॉलिक्यूल हो, ठीक है, उसको क्या करते हैं, एक बॉक्स के अंदर कर देते हैं, और बॉक्स के अंदर कुछ भी चेंज नहीं करना। ध्यान क्या रखना है, उस बॉक्स के अंदर सारा फार्मूला को बॉक्स के अंदर कर दिया और बॉक्स में कुछ भी चेंज नहीं करना अपने को, ठीक। डू नॉट चेंज एनीथिंग इनसाइड द बॉक्स, बॉक्स के अंदर किसी भी चीज़ को चेंज नहीं करेंगे। सेकेंड स्टेप क्या करेंगे, काउंट द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट ऑन द बॉक्स, ठीक है, बोथ साइड ऑफ द केमिकल इक्वेशन के दोनों साइड, रिएक्टेंट साइड भी और प्रोडक्ट साइड भी क्या करें, हम नंबर ऑफ एटम को काउंट कर लेंगे। जैसे कि सपोज यहाँ पे एटम कितना, Fe का 1 एटम है, ठीक है, हाइड्रोजन का 2 है, ऑक्सीजन का 1 है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का 2 एटम, ऑक्सीजन का 1 एटम और Fe का 1 एटम। उधर बताते हैं हम रिएक्टेंट साइड में बात करते हैं, सॉरी प्रोडक्ट साइड में बात करते हैं, तो यहाँ पे क्या है, Fe का 3 है, Fe कितना है, 3 एटम है Fe का, और ऑक्सीजन का 4 एटम है, और यहाँ पे हाइड्रोजन का 2 एटम है। तो यहाँ पे क्या है, काउंट कर लिया अपन, काउंट द नंबर ऑफ एटम के नंबर को काउंट कर लिए, और ईच एलिमेंट, हर एक एलिमेंट के नंबर को काउंट कर लिए, हाँ, बोथ साइड ऑफ द केमिकल इक्वेशन के दोनों साइड उसको काउंट कर लेंगे, काउंट करके ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे स्टेप बात करते हैं। यहाँ पे देखिए सबका हम लिख दिए कौन कौन सा एलिमेंट इन्वॉल्व हो रहा है, कौन कौन सा एलिमेंट इन्वॉल्व है, एलिमेंट जो भी इन्वॉल्व हुआ ऐसे लिखेंगे हम एकदम नंबरिंग करके। अब यहाँ पे Fe इन्वॉल्व हो रहा है, हाइड्रोजन इन्वॉल्व हो रहा है, ऑक्सीजन। बताइए इसके अलावा इस केमिकल इक्वेशंस के अंदर Fe, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के अलावा कुछ है, कुछ नहीं है। Fe है मतलब कि आयरन है, ठीक है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन, इसके अलावा कुछ नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करिए, सबका एक नंबरिंग कर दिए, ठीक है। यहाँ पे क्या किया हम, FeO। अब देखेंगे इसका रिएक्टेंट साइड नंबर कितना है और प्रोडक्ट साइड नंबर कितना है, ऐसे लिखेंगे अपन, ठीक है। रिएक्टिंग साइड कितना है, तो Fe 1 है, ठीक है। प्रोडक्ट साइड कितना है, 3 है, और रिएक्टेंट साइड हाइड्रोजन कितना है, 2 है, प्रोडक्ट साइड हाइड्रोजन कितना है, 2 है, ठीक है। और ऑक्सीजन कितना, 1 है, और प्रोडक्ट साइड कितना है, 4 है। इसको अपन काउंट डाउन कर लिए, इसको अपन लिख लिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, इक्वलाइज द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द एलिमेंट विच हैज अ मैक्सिमम नंबर बाय द पुटिंग फ्रॉम द फ्रंट ऑफ इट, ठीक है। जो यहाँ पे क्या कर रहा है कि इक्वलाइज द नंबर ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट, हम नंबर ऑफ एलिमेंट को क्या करें, इक्वलाइज करेंगे, विच हैज अ मैक्सिमम नंबर, ठीक है, जिसमें कि ज़्यादा नंबर है, इसके फ्रंट में क्या है, सबसे ज़्यादा नंबर है, उसको क्या करेंगे, इक्वलाइज करेंगे। अब देखिए इक्वलाइज द नंबर ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट, ठीक है, एटम ऑफ एलिमेंट विच हैज अ मैक्सिमम नंबर बाय पुटिंग इट फ्रंट ऑफ इट। जैसे कि यहाँ पे Fe है,
अब देखिए जो सबसे ज़्यादा है उसको पहले क्या करेंगे हम यहाँ पे इसके फ्रंट में कुछ लिख के, इसके फ्रंट में कुछ लिख के उसको इक्वलाइज करेंगे। जैसे ऑक्सीजन का बात करते हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे क्या किया हम ऑक्सीजन को सबसे पहले देखेंगे सबसे ज़्यादा नंबर में कौन है। हाँ, सबसे ज़्यादा नंबर में क्या है, सबसे ज़्यादा नंबर किसका है, ऑक्सीजन का है, तो ये सबसे मैक्सिमम है, ये क्या है सबसे मैक्स है, ऑक्सीजन सबसे अधिक है, तो ऑक्सीजन को हम बैलेंस करेंगे, इक्वलाइज करेंगे। तो ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 1 है, तो इसके साइड में हम 4 लिख दिए, साइड में क्या लिए, यहाँ पे हम 4 लिख दिए, 4 लिख दिए तो क्या हुआ, तो ऑक्सीजन तो यहाँ पे इक्वलाइज हो गया, ऑक्सीजन तो इक्वलाइज हो गया। ट्राई टू इक्वलाइज ऑल द एटम ऑफ द एलिमेंट ऑन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड बाय द एडिंग कोफिशिएंट इन फ्रंट ऑफ इट। इसे कोफिशिएंट लिख के हम क्या करेंगे, ट्राई करेंगे हम सबको इक्वलाइज करने का, पता ही। अब यहाँ पे 4 लिख दिया था। अब देखिए हाइड्रोजन कितना हो गया, हाइड्रोजन यहाँ पे 4 2 8 हो गया, यहाँ पे 2 है तो यहाँ क्या करेंगे अपन 4 ऐड करेंगे, तो यहाँ 4 लिख दिया अपन, यहाँ पे क्या लिखिए 4 लिख दिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे ऑक्सीजन हाइड्रोजन ये बैलेंस हो गया। अब देखेंगे यहाँ पे Fe कितना है, 3 है, यहाँ पे आयरन कितना 3 है, तो यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 3 लगा देंगे, तो यहाँ पे Fe3 लगा दिए, ठीक है। और इसमें नो ऑल द एटम्स ऑफ द एलिमेंट आर इक्वल ऑन द बोथ साइड। अब देखेंगे कि सारा का सारा क्या है, वो दोनों साइड में इक्वल है, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे, राइट द फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, और रिएक्टेंट प्रोडक्ट क्या करेंगे हम, एक फिजिकल स्टेट लिखेंगे, ठीक है। क्या करेंगे अपन, फिजिकल स्टेट को लिखेंगे। जैसे कि फिजिकल स्टेट हमारे केमिकल इक्वेशन में पहले से दिया होगा, नहीं दिया होगा तो फिर वहाँ पे हमको दिया रहेगा उस इक्वेशन के अंदर कि कौन सा क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे उसको हम यहाँ पे हम सब्सक्रिप्ट में लिखते हैं यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे Fe क्या सॉलिड फॉर्म में होता है, Fe मतलब सॉलिड और G मतलब गैसियस फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पे G लिखेंगे, वाटर अगर गैस वाटर अब लिक्विड होता है, लेकिन यहाँ पे गैस लिखेंगे तो वेपर फॉर्म है, क्या है, वाटर का वेपर फॉर्म है, तो यहाँ पे G लिख दिए। Fe3O4 एक सॉलिड है, क्या है ये सॉलिड है, तो यहाँ पे S लिख दिए, सॉलिड लिख दिए। और हाइड्रोजन क्या है, गैस है, तो यहाँ पे H2 क्या लिखिए, यहाँ पे G लिखे गैस। G का मतलब गैसियस फॉर्म, S का मतलब सॉलिड फॉर्म और L का मतलब लिक्विड फॉर्म होता है, ठीक है। और इसमें अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, सॉलिड फॉर्म के लिए S यूज़ करेंगे अपन, लिक्विड स्टेट के लिए L यूज़ करेंगे अपन, और गैसेस स्टेट के लिए G यूज़ करेंगे। एक होता है एक्वा सॉल्यूशन, एक्वस स्टेट। एक्वा स्टेट मतलब उसमें वाटर, कुछ ना कुछ वाटर मिक्स है उसके अंदर, ठीक है, उसको बोलते हैं एक्वस स्टेट। हम यहाँ पे केमिकल रिएक्शंस के अंदर हम 4 स्टेट यूज़ करते हैं, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, गैसेस स्टेट एंड एक्वस स्टेट। आर में इतना कुछ लिए हम, गैसेस स्टेट लिख दिए, मतलब सॉरी फिजिकल स्टेट लिख दिए, सारा का सारा हम केमिकल इक्वेशन में बैलेंस हो गया, मतलब सारा एलिमेंट बैलेंस हो गया दोनों साइड, और हमारा फिजिकल स्टेट भी लिख दिया अपन। अब क्या कहें, राइट द नेसेसरी कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर या प्रेशर या कैटलिस्ट ऑन द एरो अबव और बिलो, एरो के ऊपर या नीचे हम जो, अगर यहाँ पर टेम्परेचर दिया हुआ है टेम्परेचर को लिखेंगे, प्रेशर दिया तो प्रेशर लिखेंगे, या फिर कैटलिस्ट कोई दिया है जो कि कैटलिस्ट यूज हो रहा है केमिकल रिएक्शंस के अंदर, उस कैटलिस्ट को लिखेंगे। कैटलिस्ट क्या होता है उसको आगे अपन समझेंगे। कैटलिस्ट क्या होता है, कोई सब्सटेंस होता है, केमिकल रिएक्शन होता है जो कि केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट तो नहीं करता है, लेकिन उसके रेट को बढ़ा देता है या फिर उसको घटा देता है। और पॉजिटिव कैटलिस्ट है तो बढ़ाएगा। वैसे हम ओनली कैटलिस्ट बोल रहे तो हमको अंडरस्टूड है कि वो पॉजिटिव कैटलिस्ट का बात हो रहा है जो कि केमिकल रिएक्शंस के रेट को आगे बढ़ाएगा, इनहेंस करेगा, उसको बढ़ाएगा, ठीक है, रेट को बढ़ाएगा, केमिकल रिएक्शन को जल्दी करा देगा, ठीक है, तो उसको ऊपर कैटलिस्ट बोलते हैं। आरस में तो कैटलिस्ट हो चाहे टेम्परेचर प्रेशर वगैरह कुछ यूज हो रहा हो केमिकल रिएक्शन, उसको भी एरो के अबव या बिलो अपन लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम हाउ द केमिकल रिएक्शंस आर बैलेंस, इस तरह से केमिकल रिएक्शंस को अपन बैलेंस करते हैं, ठीक है गाइस। तो आई थिंक समझ में आया होगा। पहली बात क्या, पहला स्टेप फिर से उसको रिवाइज कर लेते हैं। तो राइट द केमिकल इक्वेशंस एंड ड्रॉ द बॉक्स अराउंड द केमिकल फार्मूला, केमिकल इक्वेशंस को लिखेंगे, सारा बॉक्स को ड्रॉ करेंगे, उसकी जितना भी स्पीसीज उसमें, स्पीसीज मतलब जो भी एलिमेंट या फिर जो मॉलिक्यूल्स में यूज हो रहा है केमिकल रिएक्शंस में, सबको बॉक्स में घेर देंगे, सबको बॉक्स में क्या राउंड कर देंगे, सारा बॉक्स को राउंड कर देंगे, और बॉक्स के अंदर कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, बॉक्स के अंदर कुछ भी चेंज नहीं करेंगे। अब उसके बाद क्या करेंगे, दोनों साइड जो भी एलिमेंट है, एलिमेंट का नंबर काउंट करेंगे, एलिमेंट जो भी है उसका नंबर काउंट करेंगे, रिएक्टेंट साइड जितना एलिमेंट यूज हो रहा है और प्रोडक्ट साइड जितना एलिमेंट यूज है उसको काउंट करेंगे, और देखेंगे सबसे ज़्यादा जो है पहले उसको इक्वलाइज करेंगे, जो सबसे ज़्यादा नंबर में है, जैसे ऑक्सीजन यहाँ पे सबसे ज़्यादा नंबर में 4 है, ठीक है, तो उसको हम इक्वलाइज करेंगे। उसको इक्वलाइज किए हम यहाँ पे बॉक्स के साइड में हम यहाँ लिख देंगे, इसके फ्रंट में जो भी नंबर लिख देंगे, नंबर से यहाँ पे इक्वलाइज करेंगे। उसके बाद बाकी का स्पीसीज जो भी है, बाकी का रिएक्टिंग स्पीसीज जो भी है, चाहे वो रिएक्टेंट साइड प्रोडक्ट साइड जो भी एलिमेंट यूज हो रहा है उसको हम क्या करेंगे, इक्वलाइज करेंगे, नंबरिंग करके उसके फ्रंट में नंबर लिख के। आज में इस तरह से ये करते हैं स्टेप बाय स्टेप, 4-5 स्टेप में अपनी करते हैं। 5वां स्टेप में क्या करते हैं, उसके बाद हम फिजिकल स्टेट को लिखते हैं। फिजिकल स्टेट में जैसे कि S फॉर सॉलिड, L फॉर लिक्विड स्टेट, G फॉर गैसियस स्टेट एंड AQ फॉर एक्वस स्टेट, ठीक है। उसके बाद जो भी नेसेसरी कंडीशन है, टेम्परेचर, प्रेशर या कैटलिस्ट वगैरह जो भी यूज हो रहा है, ठीक है, उसको अपन वहाँ पे लिखते हैं। आई थिंक ये समझ में आ गया। अब बात करते हैं टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस कितने तरह का होता है, उसमें से पहला बात करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, एक या एक से अधिक एलिमेंट या मॉलिक्यूल्स जो आपस में जुड़ के, ठीक है, आपस में यहाँ पे कंबाइन करके एक नया प्रोडक्ट या एक नया मतलब एक सिंगल प्रोडक्ट बनाता है, उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रिएक्शन। क्या एक सिंगल प्रोडक्ट बनाया, जैसे कार्बन ऑक्सीजन मिलकर एक CO2 बनाया, एक सिंगल है, दो मिलकर एक बना रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे रिएक्शन इन विच 2 और मोर रिएक्टेंट
कंबाइन, दो या दो से अधिक रिएक्टेंट कंबाइन करता है और एक सिंगल प्रोडक्ट बनाता है। ध्यान रखिए यहाँ पे एक सिंगल प्रोडक्ट बनाता है, इस सिंगल वर्ड को ध्यान रखना यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे सिंगल बनाता है, ठीक है, सिंगल प्रोडक्ट बनाता है, ठीक है। और दो या दो से अधिक रिएक्टिंग स्पीसीज क्या करता है, कंबाइन करता है, ठीक है, कंबाइन करता है और क्या बनाता है, एक सिंगल प्रोडक्ट बनाता है। इस चीज़ को अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे कि सपोज यहाँ पे बर्निंग ऑफ कोल, जैसे सी अगर कार्बन सॉलिड कार्बन को कोल ही बोलते हैं, तो बर्निंग ऑफ कोल, बर्निंग इक्वेशन जहाँ पे हो ना, बर्निंग रिएक्शन जहाँ पे हो, तो श्योर है कि वहाँ पे हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे। क्या कराएंगे, हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, बर्निंग ऑफ कोल, कार्बन सॉलिड है, उसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्शन कराया और क्या बना, CO2 बना। क्या बना, CO2 बना। इस तरह से हमारा CO2 फॉर्म हो गया। नाउ द फॉर्मेशन ऑफ वाटर, वाटर का फॉर्मेशन बात करते हैं। यहाँ पे क्या हुआ, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस दोनों कंबाइन किया, इससे क्या बना, हमारा वाटर बना। वाटर क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, तो लिक्विड स्टेट हो गया, गैसेस स्टेट, इसका गैसेस स्टेट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों कंबाइन करके एक बना रहा है, एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहा है। तो जहाँ पे दो या दो से अधिक रिएक्टिंग स्पीसीज रिएक्टेंट आपस में कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाता है, उसको अपन बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं उसको, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड है, जैसे यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड है जो कि उसको क्विक लाइम बोलते हैं, उसको वाटर के प्रेजेंस में जब रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पे क्या बोलता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको क्या बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको हम स्लैक लाइम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या बोलते हैं, स्लैक लाइम। और क्या बोलते हैं, क्विक लाइम। क्विक लाइम को जब वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो यहाँ पे क्या बनता है, स्लैक लाइम बनता है। और स्लैक लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं स्लैक लाइम। इसको क्या तो बोलती है, यहाँ पे दो रिएक्टिंग स्पीसीज रिएक्ट करके, दो रिएक्टेंट कंबाइन करके एक नया प्रोडक्ट बनाया, सिंगल प्रोडक्ट बनाया, उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आ रहा समझे। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन इसी में एक होता है कि, इसी की बात करते हैं, एक तरह का रिएक्शन होता है हीट के बेसिस पे, एक होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म होने के साथ साथ अगर हीट रिलीज होता है उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जैसे कि यहाँ पे क्विक लाइम को अगर हम यहाँ पे वाटर मिलाते हैं ना, तो यहाँ पे कुछ वो क्या होता है, हीट ऑफ हो जाता है, तो वहाँ कुछ ना कुछ अमाउंट में हीट रिलीज होता है। यहाँ पे अगर किसी केमिकल रिएक्शन में हीट रिलीज हो रहा है, प्रोडक्ट साइड अगर हीट रिलीज हो रहा है तो उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अगर हमको रिएक्टेंट साइड हीट को देना पड़े केमिकल रिएक्शन को आगे प्रोसीड करने के लिए, अगर हमको हीट यूज हो रहा है तो उसको बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। और हीट रिलीज हो रहा है तो बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। हीट रिलीज में एक्सोथर्मिक रिएक्शन इन विच द हीट इज रिलीज, क्या होता है यहाँ पे हीट रिलीज होता है। यहाँ पे क्या होता है, हीट रिलीज होता है अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के साथ साथ क्या होता है, हीट रिलीज होता है, उसको क्या बोलते हैं, हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। आई थिंक समझ में आया होगा। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, जैसे कि मीथेन को, ये क्या है, मीथेन गैस है, मीथेन गैस को हम नेचुरल गैस ही बोलते हैं। मीथेन गैस को क्या बोलते हैं, मीथेन गैस को हम नेचुरल गैस, CH4 को क्या बोलते हैं, हम नेचुरल गैस ही बोलते हैं। नेचुरल गैस जब बर्न करता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करता है, तो क्या हुआ यहाँ पे CO2 यहाँ पे क्या होगा, CO2 बनेगा, वाटर बनेगा, साथ में कुछ ना कुछ हीट रिलीज होगा। तो हीट यहाँ पे क्या हुआ, हीट यहाँ पे रिलीज हो रहा है। हीट क्या हो रहा है यहाँ पे, हीट यहाँ पे रिलीज हो रहा है। हीट यहाँ पे रिलीज हो रहा है। जब हीट रिलीज होता है तो रिलीज हो रहा है हीट, तो अगर केमिकल रिएक्शन में प्रोडक्ट सारा हीट रिलीज होता है तो क्या बोलते हैं इसको, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो यहाँ पे बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस क्या है, एक तरह का एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। जैसे कि रिस्पायरेशन इज आल्सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जब रिस्पायरेशन करते हैं अपन, रिस्पायरेशन में क्या होता है, हमारा जो कार्बोहाइड्रेट होता है, हमारे जो ग्लूकोज होता है, ये क्या है, C6H12O6 ग्लूकोज है। क्या है, ग्लूकोज है। ग्लूकोज ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है उसका, एक तरह से बर्निंग होता है उसका हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या बनता है, CO2 बनता है, वाटर बनता है, साथ में यहाँ पे ATP एनर्जी रिलीज होता है। ATP एनर्जी रिलीज हुआ ना ATP के रूप में, ठीक है। ATP के रूप में एनर्जी रिलीज हुआ, तो एनर्जी या तो हीट एनर्जी बोलते हैं या फिर सिंपली एनर्जी बोलते हैं। अगर एनर्जी रिलीज होता है ना तो उस तरह क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। क्या है वो, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। आई थिंक समझ में आया होगा कि एक होता है एंडोथर्मिक, एक होता है एक्सोथर्मिक। तो एक तरह से यहाँ पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गया। एक होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसमें क्या होता है, रिएक्शन इन विच द कंपाउंड स्प्लिट अप, क्या होता है, वो टूट जाता है, बिखर जाता है एक से अधिक कंपोनेंट में, ठीक है। स्प्लिट अप इनटू द 2 और मोर सिंपल सब्सटेंसेस, दो या दो से अधिक सिंपल सब्सटेंस में क्या होता है, स्प्लिट हो जाता है, टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है। इसके ए यहाँ पे एक जो है यहाँ पे एक जो बिखर गया बी में और सी में, दिस इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसको क्या बोलते हैं अपन, इसको बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे कि थर्मल डिकम्पोजिशन, एक एग्जांपल इसका क्या है, थर्मल डिकम्पोजिशन। व्हेन द डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट बाय द हीटिंग, जब किसी भी केमिकल्स को अपन हीट अप करते हैं, जब हीट को हीट करते, जैसे आप देखिए बोले थे ना कि हीट टेम्परेचर प्रेशर वगैरह को एरो के ऊपर लिखते हैं, यहाँ पे हीट को एरो के ऊपर लिखा, ठीक है। जैसे कि फेरस सल्फेट को, FeSO4 को, फेरस सल्फेट को जब अपन हीट करते हैं ना, हीट करते हैं तो क्या होता है, ये फेरिक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड और साथ में सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो फेरिक ऑक्साइड है ये ब्राउन कलर का, या क्या होता है, रेड ब्राउन कलर का होता है, ठीक है। ये जो फेरिक ऑक्साइड क्या होता है, ये रेड ब्राउन कलर का होता है। यहाँ पे क्या हुआ, फेरस सल्फेट जो है, जो कि ग्रीन कलर का था, वो क्या हुआ, जब जैसे उसको अपन हीट किए तो क्या हो गया, टूट गया, बिखर गया, किसके स्प्लिट हो गया, किसमें, फेरिक ऑक्साइड में, साथ में SO2 और SO3 में। SO2 क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड एक तरह गैस है, SO3 भी सल्फर ट्राइऑक्साइड क्या है, गैस है, ठीक है। साथ में यहाँ पे फेरिक ऑक्साइड बना, ठीक है, फेरिक ऑक्साइड बना जो कि रेड एंड ब्राउन कलर का होता है। क्या होता है, इसको याद ही करना पड़ेगा, इसका इसमें कोई ये नहीं है, साइंस नहीं है किस चीज़ का रेड कलर ब्राउन कलर का है, ठीक है।
अभी अपने लेवल पे, अपने सिलेबस के लेवल पे यहाँ पे कोई इसका ये नहीं है, ठीक है। इसमें याद करना पड़ेगा कि फेरिक ऑक्साइड का कलर कैसा होता है, रेड ब्राउन कलर का होता है, ठीक है। और ये फेरस सल्फेट जो है ये स्प्लिट हुआ इसमें, ठीक है। अभी तो हमको इतना इंपॉर्टेंट नहीं, याद करना इंपॉर्टेंट, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है कि ये देखना कि ये जो है एक तरह का डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, एक तरह का है ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। डिकम्पोजिशन में भी कौन सा, थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन मतलब क्या कि हीट के साथ, थर्मल डिकम्पोजिशन मतलब क्या हुआ कि हीट के यूज़ के हेल्प से, हीट के सहायता से, किसके सहायता से, हीट के सहायता से क्या किए, प्रोडक्ट को मतलब कि रिएक्टेंट को क्या किया, स्प्लिट अप किए, उसको तोड़े, उसको अपन बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। डिकम्पोज किया उसको हीट के प्रेजेंस में, तो थर्मल डिकम्पोजिशन हो गया ये, ठीक है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, जिसमें कि हम यहाँ पे हम क्या इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से, किसकी हेल्प से, इलेक्ट्रिसिटी को पास करवा के हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम डिकम्पोजिशन को कैरी करवाएंगे, ठीक है। कैरिड आउट बाय द, यहाँ पे क्या डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट बाय पासिंग द इलेक्ट्रिसिटी। जब इलेक्ट्रिसिटी को पास करवा के हम क्या करें, डिकम्पोजिशन करवाएं, तो उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। जैसे कि वाटर है, वाटर में जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास करवाते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस इवॉल्व होता है। क्या होता है, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस इवॉल्व होता है। जैसे कि यहाँ पे एक प्लास्टिक का मग है, जैसे कि यहाँ पे एक प्लास्टिक का मग है, ठीक है। इसमें 2 इलेक्ट्रोड ले लिए, ठीक है, ग्रेफाइट का रोड ले लिए, ठीक है, एक ग्रेफाइट का रोड ले लिए, और एक ठीक है, एक में क्या लिए, यहाँ पे हम क्या लिए, वाटर लिए, ठीक है। यहाँ पे ग्रेफाइट का रोड ले लिए 2, ठीक है। उसको हम 2 इलेक्ट्रोड से, बैटरी से दोनों इलेक्ट्रोड से लगाए इसको, ठीक है, ठीक है। साथ में स्विच वगैरह सब लगाए। जैसे हम स्विच ऑन करते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे टेस्ट ट्यूब के अंदर, ये जो टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या होगा, हमको कुछ ना कुछ बबल दिखता है। कुछ क्या दिखता है, बबल दिखता है। जब बबल दिखता है, देखते हैं कि ये जो हमारा बबल है ना, एक साइड क्या होगा, हमको कुछ ना कुछ ऑक्सीजन बबल दिखेगा, इस बबल में ऑक्सीजन दिखेगा, एक तरह क्या दिखेगा, हाइड्रोजन दिखेगा, ठीक है, एक तरह क्या दिखेगा, हाइड्रोजन दिखेगा, ठीक है। आरएस में तो क्या दिखेगा, हाइड्रोजन दिखेगा। तो जब हम यहाँ पे इस तरह का रिएक्शन परफॉर्म कराते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं, ठीक है, वाटर के थ्रू, तो क्या होता है, वो वाटर जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस इवॉल्व करता है। तो इस तरह से क्या हुआ, इलेक्ट्रिसिटी पास करवा के हम वाटर को डिकम्पोज किए किसमें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, ठीक है। तो ये हो गया इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। मतलब इलेक्ट्रिसिटी के हेल्प से अगर हम डिकम्पोजिशन करवाएं तो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन उसको अपन बोलते हैं, ठीक है। नो नेक्स्ट इज अ फोटोसिंथेटिक डिकम्पोजिशन। फोटोसिंथेटिक डिकम्पोजिशन क्या होता है, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन क्या होता है, व्हेन द डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अगर हम डिकम्पोजिशन करवाएं किसकी प्रेजेंस में, अगर सनलाइट के प्रेजेंस में, किसके प्रेजेंस में अगर करवाएं हैं, सनलाइट के प्रेजेंस में डिकम्पोजिशन करवाएं तो उसको क्या बोलते हैं, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। अगर किसी के हेल्प से, जैसे कि अगर बात करते हैं वाटर, क्या कहते हैं, हीट के हेल्प से करते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से करें तो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। अगर लाइट के प्रेजेंस में क्या है, लाइट की हेल्प से करवाए तो क्या होगा, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। क्या हुआ, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन, ठीक है। सबका उसी के नाम पे बेस पे सबका नाम दिया हुआ, ठीक है। डिकम्पोजिशन मतलब क्या हुआ, डिकम्पोज करना, एक को स्प्लिट अप करना, एक किसी स्पीसीज को स्प्लिट करना एक से अधिक स्पीसीज में, ठीक है, उसको बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अगर डिकम्पोजिशन रिएक्शन हीट के कारण हो रहा है तो थर्मल डिकम्पोजिशन, अगर डिकम्पोजिशन रिएक्शन अगर लाइट की हेल्प से हो रहा है तो फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन, अगर इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से हो रहा है तो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, ठीक है। आ रहा समझ। तो फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन क्या हुआ, व्हेन द डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट के प्रेजेंस में करवाए तो उसे बोलते हैं फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन, ठीक है। जैसे AgCl है, AgCl क्या है, AgCl सॉलिड के फॉर्म में, AgCl क्या है, सॉलिड के फॉर्म में है, ठीक है। इसके सनलाइट के प्रेजेंस में अगर हम इसके रिएक्शन कराते हैं क्या होता है, यहाँ पे Ag सॉलिड, Ag क्या है, सिल्वर, Ag प्लस Cl2 गैस रिलीज होता है यहाँ पे, ठीक है। Ag यहाँ पे सिल्वर सॉलिड फॉर्म में हुआ। तो बताइए एक सिंगल स्पीसीज जो है एक से अधिक में क्या हुआ, डिकम्पोज हो गया, ब्रेकअप हो गया, स्प्लिट अप हो गया, इसको बोल क्या बोलेंगे, इसको हम डिकम्पोजिशन बोलेंगे। मतलब कि AgCl सिल्वर क्लोराइड क्या हुआ, डिकम्पोज हो गया किसमें, सिल्वर में और क्लोरीन गैस में, सनलाइट के प्रेजेंस में, तो ये क्या हो गया, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। उस तरह से AgBr क्या है, ठीक है, सिल्वर ब्रोमाइड है। तो सिल्वर ब्रोमाइड जो है इसको फिर सॉलिड होता है, जब इसे सनलाइट के प्रेजेंस में यहाँ पे रखें तो क्या हुआ, ये Ag में सिल्वर में साथ में यहाँ ब्रोमीन गैस में कन्वर्ट हो गया। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे ये क्या हुआ, एक तरह का डिकम्पोजिशन और फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। अच्छा, ये दोनों रिएक्शन जो है ना, ये आपको फोटोग्राफी में, यहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज में आता है। वहाँ फोटोग्राफिक फिल्म जो होता है, फोटोग्राफिक फिल्म, ठीक है, पहले ज़माने में यूज होता था ना वो, ठीक है। या फिर हमारा जो फोटो क्लिक होता है ना, वहाँ पे फोटो क्लिक जो होता है, ठीक है, तो उसमें जो फोटोग्राफिक फिल्म जिस पर फोटो को मतलब ये करते हैं, वो जो पेज होता है, ठीक है, वहाँ पे जो है हमारा यही रिएक्शन होता है, AgCl और AgBr का रिएक्शन होता है वहाँ पे। उस तरह से वहाँ पे ये होता है, लाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन होता है, ठीक है। तो अबव द रिएक्शन इज यूज इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज में आता है। आ रहा समझ, अरे बोलिए, ठीक है, आ रहा समझ में। नो द नेक्स्ट इज अ एंडोथर्मिक रिएक्शन। नेक्स्ट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, यहाँ पे द रिएक्शन इन विच द एनर्जी इज रिक्वायर्ड इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट या इलेक्ट्रिसिटी। अगर हीट, लाइट या इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में अगर एनर्जी
यूटिलाइज हो रहा है, मतलब यूज हो रहा है, एनर्जी का रिक्वायरमेंट हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। रिएक्टेंट साइड अगर ये एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है तो उसको बोलते हैं एंडोथर्मिक। क्या बोलते हैं उसको? एंडोथर्मिक। टू ब्रेक द रिएक्टेंट को ब्रेक करने के लिए, ठीक है, उसको बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सो में क्या हो रहा था? एक्सो में क्या हो रहा था? हीट रिलीज हो रहा था। एक्सो में क्या हो रहा था? हीट रिलीज हो रहा था। एंडो में क्या होता है? हीट रिक्वायर होता है, हीट यहाँ पे रिक्वायर होता है। और एक्सो में क्या होता है? हीट रिलीज होता है। एंडो में क्या होता है? हीट रिक्वायर होता है। एंडो, एक्सो, एंडो में हीट लगेगा, एक्सो में हीट रिलीज होगा। एंडो में हीट लगेगा, एक्सो में हीट रिलीज होगा आरस में। तो एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक रिएक्शन इस तरह से ये होता है। आई थिंक समझ में आया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगर बात करते हैं, नेक्स्ट होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? द केमिकल रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट, जो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है ना, वो क्या करता है? डिस्प्लेस कर देता है किसको? लेस रिएक्टिव एलिमेंट को। मोर रिएक्टिव एलिमेंट क्या करता है? लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है फ्रॉम इट्स सॉल्ट, इसके सॉल्ट सॉल्यूशन से क्या करता है? उसको रिमूव कर देता है। जैसे कि एफी का रिएक्शन करा है हम कॉपर सल्फेट से। एफी का रिएक्शन किससे करा है हम? कॉपर सल्फेट से। तो FeSO4 बना और साथ में कॉपर बना। तो एफी जो है कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है। एफी क्या होता है? कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो यहाँ पे क्या किया? यहाँ पे कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, कॉपर की जगह पे एफी आ गया, एफी यहाँ से कॉपर यहाँ से डिस्प्लेस हो गया। तो बताइए यहाँ पे क्या हो गया? FeSO4। यहाँ पे पहले क्या था? कॉपर सल्फेट था, अब क्या हो गया? फेरस सल्फेट हो गया, साथ में यहाँ पे कॉपर रिलीज हो गया। इसको अपन बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब ऐसा स्पेसी। अब ये कैसे होता है ना, ये अपने नेक्स्ट लेक्चर में, मतलब क्लास में देखते हैं, अगले क्लास में देखते हैं, मतलब 11th-12th में देखते हैं इसको, ठीक है। हमारे सिलेबस में बस यहाँ पे ये है कि भाई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, जिसमें कि मोर रिएक्टिव स्पीसीज जो है लेस रिएक्टिव स्पीसीज को डिस्प्लेस कर देता है अपने जगह से, अपनी केमिकल रिएक्शंस के अंदर, ठीक है। उसको ऊपर उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देता है, उसको ऊपर बोलते हैं क्या? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। जैसे कि Fe जो है आपको कॉपर की जगह ले लेगा और यहाँ से कॉपर हट गया, ठीक है। तो FeSO4 मतलब कि यहाँ पे फेरस सल्फेट बन गया और कॉपर साथ में निकल गया बाहर, ठीक है गाइस, इस तरह से, ठीक है। जैसे यहाँ पे कॉपर सल्फेट का एक सॉल्यूशन ले लिए, ठीक है, इसमें एक आयरन नेल ले लिए, ठीक है। तो आयरन नेल ले लिए तो क्या हुआ? कॉपर सल्फेट का ले इस तरह से रिएक्शन करता है। तो आयरन नेल से यहाँ पे आयरन निकल गया हुआ, कॉपर सल्फेट में से कॉपर को हटा के क्या बना देगा? वहाँ पे आपको यहाँ पे FeSO4 बना देगा। क्या बना देगा? FeSO4 बनाएगा। फिर यहाँ पे कॉपर का जो है धीरे धीरे यहाँ पे नीचे में हमको कॉपर मिल जाएगा आरस में। अरे समझ में आया? ठीक है, ठीक है गाइस। CuSO4 एक्वस का मतलब क्या हुआ? एक्वस का मतलब वाटर का सॉल्यूशन। FeSO4 का वाटर का सॉल्यूशन। FeSO4 एक तरह का सॉल्ट है, ठीक है। सॉरी CuSO4 एक तरह का सॉल्ट है, कॉपर एक्वस सॉल्यूशन है इसका। तो ये सॉल्ट सॉल्यूशन से क्या किया? यहाँ पे Fe जो है इस कॉपर को हटा डिस्प्लेस करके खुद स्थान ले लिया, ठीक है गाइस। ये हुआ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलिए, द आयरन नेल बिकम द ब्राउनिश इन कलर। आयरन नेल क्या होगा? ब्राउनिश कलर का हो गया इन कलर बाय द डिपोजिशन ऑफ, इस पे क्या हो गया? कॉपर का डिपोजिशन हो गया। क्या हो गया? कॉपर डिपोजिशन एंड द ब्लू कलर ऑफ अ कॉपर सल्फेट चेंज डर्टली ग्रीन। क्या हो गया? ये डर्टी ग्रीन हो गया। पहले ये कॉपर सल्फेट क्या होता है? ब्लूइश कलर का होता है। क्या होता है? ये ब्लू कलर का होता है, ठीक है। ये किस में कन्वर्ट हो गया? डर्टी ग्रीन में। किस में हो गया? डर्टी ग्रीन में कलर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ FeSO4। FeSO का फॉर्मेशन होने के कारण क्या हो गया? डर्टी ब्राउन में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। FeSO4 का यहाँ कलर कैसा होता है? ब्राउनिश कलर का होता है, देखिए। अभी आगे बताए थे ना, अभी यहाँ पे आगे चल के बताए थे, अरे भाई पहले बताए थे ना यहाँ पे FeSO4 कलर कैसा होता है? ये ग्रीन कलर का होता है। कैसा होता है? ग्रीन कलर का होता है। FeSO4 कैसा होता है? ग्रीन कलर का होता है। तो FeSO4 जो है ग्रीन कलर का जो है, ठीक है। और कॉपर सल्फेट कैसा होता है? ब्लू कलर का होता है। कॉपर सल्फेट कैसा होता है? ब्लू कलर का होता है। कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है, ठीक है। कॉपर सल्फेट कैसा होता है? ये ब्लू होता है। ये क्या होता है? ब्लू होता है, ठीक है। ये ब्लू होता है। और ये FeSO4 क्या होता है? ग्रीन होता है। ये क्या होता है? ये ग्रीन होता है। जब ये जो है कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में घटेगा और ये FeSO4 बढ़ेगा तो क्या जो है हमारा सोल्यूशन जो होगा वो कैसा होगा? धीरे धीरे ग्रीनिश कलर होने लगेगा। क्या होगा? धीरे धीरे ग्रीनिश कलर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? धीरे धीरे डर्टी ग्रीन कलर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ FeSO4, ठीक है। आराम में, अरे बोलिए समझ में आ रहा है? जेरन इज मोर रिएक्टिव दैन द कॉपर। इस पॉइंट को ध्यान रखिए। जो जिंक हमारा है, जिंक जो है हमारे कॉपर से क्या होता है? ज़्यादा रिएक्टिव होता है। कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है जिंक। आरस में जिंक क्या होता है? ज़्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर से, ठीक है। इसको भी ध्यान रखिएगा। आयरन जो है आयरन भी कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इसलिए जगह ले लिया, ठीक है। जैसे यहाँ पे जिंक भी क्या किया? यहाँ पे जिंक भी क्या किया? कॉपर की जगह लेके ZnSO4 बनाया, साथ में कॉपर बनाया, ठीक है। नेक्स्ट आता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या आता है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? रिएक्शन इन विच अ न्यू कंपाउंड आर फॉर्म्ड। रिएक्शन क्या होता है? रिएक्शन इन विच द न्यू कंपाउंड आर फॉर्म बाय द म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ द आयन बिटवीन द टू कंपाउंड, ठीक है। क्या होता है? रिएक्शन इन विच अ न्यू कंपाउंड आर फॉर्म, एक नया कंपाउंड बनता है। रिएक्शन इन विच अ न्यू कंपाउंड आर फॉर्म बाय द म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ द आयन बिटवीन द टू कंपाउंड। दो कंपाउंड के बीच में क्या होता है? आयन का एक्सचेंज होता है। क्या होता है? नया कंपाउंड बनता है, लेकिन किससे बनता है? एक म्यूचुअल एक्सचेंज से बनता है। क्या होता है? एक म्यूचुअल एक्सचेंज से बनता है। जैसे कि यहाँ पे जैसे कि सोडियम सल्फेट है, सोडियम सल्फेट रिएक्ट किया किससे? बेरियम क्लोराइड से। बेरियम क्लोराइड से रिएक्ट किया तो अब क्या गया यहाँ पे? बेरियम, ये बेरियम है सल्फेट के साथ आ गया और सोडियम जो है क्लोरीन के साथ आ गया। तो क्या हो गया? एक दूसरे को यहाँ पे क्या किया?
म्यूचुअली एक्सचेंज किया, ठीक है, कि तुम मेरे पास आ जाओ, मैं आपके पास आप में चला जाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ बेरियम क्या हो गया, बेरियम सल्फेट बना लिया, साथ में यहाँ पे क्या बनाया, NaCl बना लिया, सोडियम क्लोराइड बना लिया, बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। तो इसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये सोडियम जो है यहाँ पे बेरियम को डिस्प्लेस किया, बेरियम सोडियम को डिस्प्लेस किया, तो डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ। इसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। रिएक्शन इन विच द न्यू कंपाउंड आर फाउंड बाय द म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन द टू कंपाउंड के बीच में म्यूचुअली एक्सचेंज होता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। अरे बोलिए, समझ में आ रहा है, ठीक है गाइस, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज जैसे कि सपोज यहाँ पे व्हाइट प्रिसिपिटेट और बेरियम सल्फेट इज फॉर्म। बेरियम सल्फेट का कलर कैसा होता है, बेरियम सल्फेट का होता है व्हाइट कलर, कैसा होता है, इसका व्हाइट कलर होता है, व्हाइट कलर का पीपीटी बनता है। पीपीटी मतलब जो सेटल डाउन होता है सॉलिड फॉर्म में, सेटल नीचे रिएक्शन में नीचे सेटल डाउन हो जाता है, उसको बोलते हैं प्रिसिपिटेट, ठीक है। सो इट जो कि प्रिसिपिटेट क्या होता है कि वाटर इनसोल्यूबल सब्सटेंस, सॉलिड सब्सटेंस वाटर इनसोल्यूबल क्या होता है, ये वाटर इनसोल्यूबल होता है, वाटर इनसोल्यूबल होता है, ठीक है। वाटर इनसोल्यूबल सब्सटेंस होता है जो कि रिएक्शन में फॉर्म होता है, ठीक है, रिएक्शन में फॉर्म होता है, उसको बोलते हैं प्रिसिपिटेशन, ठीक है, प्रिसिपिटेट बोलते हैं, जो कि सॉलिड होता है, वाटर इनसोल्यूबल क्या होता है, वाटर इनसोल्यूबल होता है, ठीक है। सो इट इज कॉल्ड प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। इस तरह का इसको हम प्रिसिपिटेशन रिएक्शन भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे BaSO4 जो बेरियम सल्फेट है, बेरियम सल्फेट कैसा होता है यहाँ पे व्हाइट पीपीटी, इसका क्या बनता है यहाँ पे, इसका व्हाइट पीपीटी बनता है, व्हाइट पीपीटी। पीपीटी क्या, पीपीटी का मतलब प्रिसिपिटेट, क्या होता है, प्रिसिपिटेशन, रिएक्शन प्रिसिपिटेशन हुआ, पीपीटी का मतलब प्रिसिपिटेट, व्हाइट कलर का प्रिसिपिटेट बनता है। प्रिसिपिटेट एक तरह का सॉलिड सब्सटेंस हो गया, बेरियम सल्फेट का ही सॉलिड सब्सटेंस जो कि सेटल डाउन होता है रिएक्शन में, वो जो है वाटर के अंदर क्या हुआ, वो सोल्यूबल नहीं होगा, वाटर के अंदर क्या होगा, वो सोल्यूबल नहीं होगा, उसको बोलते हैं प्रिसिपिटेट बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह इस रिएक्शन को प्रिसिपिटेशन रिएक्शन भी अपन बोल सकते हैं। और NaCl तो वाटर सोल्यूबल होता है, वाटर में सोल्यूबल होगा, जो एक्वस इसका मतलब वाटर भी है ना इसमें, तो NaCl तो वाटर सोल्यूबल होता है, ये क्या वाटर सोल्यूबल, तो वाटर में सोल्यूबल हो जाएगा, ठीक है। और बाकी जो है BaSO4 जो वो नीचे बैठ जाएगा, ठीक है, मतलब कि सॉलिड फॉर्म में, ठीक है, तो उसको बोलते हैं प्रिसिपिटेट। तो यहाँ पे क्या हुआ, इस तरह से ये रिएक्शन को हम प्रिसिपिटेशन रिएक्शन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन भी अपन बोलते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे ऑक्सीडेशन एंड ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड द रिएक्टेंट, ठीक है, टू द रिएक्टेंट। रिएक्टेंट में जब ऑक्सीजन का एडिशन होता है, द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू द रिएक्टेंट, रिएक्टेंट के अंदर अगर क्या होगा, और रिएक्टेंट के अंदर ऑक्सीजन का एडिशन होगा। देखिए एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन, ठीक है, या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, या फिर या तो ये बोलो या बोलो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम द रिएक्टेंट। रिएक्टेंट से हाइड्रोजन रिमूव हो जाए या ऑक्सीजन ऐड हो जाए, हाइड्रोजन क्या हो रिमूव हो जाए या फिर हाइड्रोजन क्या हो रिमूव हो जाए या फिर ऑक्सीजन ऐड हो जाए, उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जैसे कि यहाँ पे बात करते हैं कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा तो कार्बन डाइऑक्साइड बना, तो यहाँ पे कार्बन क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, कार्बन क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। जैसे कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ा, कॉपर ऑक्साइड बन गया, कॉपर क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। जैसे कॉपर यहाँ पे क्या हुआ, कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड से हाइड्रोजन जुड़ा, ठीक है, यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे क्या हुआ, हीट, यहाँ पे हीट किया अपन, तो यहाँ पे कॉपर जो है कॉपर बना, ठीक है, और हाइड्रोजन क्या हो गया, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया, तो ये क्या हो गया, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन का जुड़ना, तो क्या हो गया, ऑक्सीजन, यहाँ पे हाइड्रोजन क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। आरस में कॉपर का हो गया रिडक्शन, कॉपर क्या हो गया, कॉपर का रिडक्शन, लेकिन हाइड्रोजन क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। आरस में तो यहाँ पे क्या होता है, तो एक तरह से आगे चल के अपन पढ़ेंगे, ठीक है। और ऑक्सीडेशन का और सारा क्राइटेरिया भी होता है, ठीक है, जिसमें कि क्या होता है कि उसका ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होता है, ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ जाता है, ऑक्सीडेशन स्टेट का बढ़ना, ठीक है, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन वगैरह का भी ऐड होता है, ठीक है, आगे चल के और पढ़ेंगे अपने हायर क्लास में। लेकिन यहाँ पे हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है अगर बात करते हैं तो सिंपली ये ध्यान रखना है कि ऑक्सीजन का ऐड होना ऑक्सीडेशन या फिर हाइड्रोजन का हटना ऑक्सीडेशन, ठीक है। रिडक्शन में सीधा उसका उल्टा हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा। उल्टा क्या होगा इसका कि रिडक्शन का बात करते हैं तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का ऐड होना टू द रिएक्टेंट, रिएक्टेंट साइड क्या होगा, रिएक्टेंट में क्या होगा, हाइड्रोजन का ऐड होना, और साथ में रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द रिएक्टेंट। जैसे कि कॉपर ऑक्साइड में अगर हाइड्रोजन की बात करते हैं तो हाइड्रोजन का तो ऑक्सीडेशन हुआ, देखिए है ना, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हुआ, लेकिन कॉपर का क्या हुआ, रिडक्शन। कॉपर क्या हुआ, इससे यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीजन रिमूव हो गया। देखिए पहले ऑक्सीजन कॉपर के साथ था, कॉपर ऑक्साइड बना रहा था, लेकिन कॉपर अकेला हो गया, यहाँ से ऑक्सीजन रिमूव हो गया, क्या हो गया, इसका रिडक्शन हो गया। क्या हो गया, इसका रिडक्शन हो गया। बट यहाँ पे वाटर क्या कहते हैं, हाइड्रोजन क्या हो गया, हाइड्रोजन का हो गया ऑक्सीडेशन, क्योंकि इससे क्या हुआ, इसमें क्या हुआ, ऑक्सीजन जाके ऐड हुआ। आर समझ में कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट अगर बात करते हैं यहाँ पे, इन दिस रिएक्शन कॉपर ऑक्साइड इज रिड्यूस टू कॉपर। कॉपर ऑक्साइड क्या हुआ, कॉपर में रिड्यूस हो गया, एंड हाइड्रोजन इज ऑक्सीडाइज टू वाटर। हाइड्रोजन क्या हो गया, वाटर में ऑक्सीडाइज हो गया। सो द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस इन द सेम रिएक्शन। अच्छा, सेम एक ही रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, इस रिएक्शन के अंदर रिडक्शन भी हो रहा है, दोनों रिडक्शन भी हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। अगर सेम चीज़ एक ही रिएक्शन के अंदर होता है, इसको बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको, इसको हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन, इसको बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं, इस तरह के रिएक्शन को बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। आरस में क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। अरे बोलिए क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। एक तरह की क्या है, एक तरह का ये रिडॉक्स रिएक्शन है। क्या ये रिडॉक्स रिएक्शन है, अरे बोलिए इस तरह क्या हुआ है, रिडॉक्स रिएक्शन हुआ। उसी तरह से अगर बात करते हैं तो हमारे डेली लाइफ में इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑक्सीडेशन इन हमारे डेली लाइफ में ऑक्सीडेशन में क्या इफेक्ट है, तो पहला यहाँ पे कोरोजन। कोरोजन क्या होता है,
इवन द मेटल इज एक्सपोज टू द मॉइस्चर, जब हम मेटल को मॉइस्चर में एक्सपोज करते हैं, जैसे कि आयरन है, आयरन को मॉइस्चर में वाटर में के साथ रिएक्शन करा देते हैं, यहाँ पे Fe2SO4 बनता है, क्या पे Fe2SO4 बनता है वहाँ पे। तो क्या होता है यहाँ पे, तो मेटल जब हम एक्सपोज करते हैं तो मेटल का ऑक्साइड फॉर्म करता है इन एयर या एसिड के फॉर्म में, एसिड में, ठीक है। तो फॉर सम टाइम्स के लिए तो एक लेयर हो जाता है क्या था, हाइड्रेटेड ऑक्साइड का लेयर बन जाता है, फॉर्म विच इज वीकेन द मेटल, मेटल क्या करता है, वीक कर देता है, कमजोर कर देता है। एंड द हेंस मेटल इज सेड टू बी कोरोडेड, तो ये क्या हो गया, कोरोडेड हो गया, मेटल क्या हो गया, कोरोडेड हो गया। और इसमें रस्टिंग ऑफ आयरन एंड ब्लैक कोटिंग ऑन द सिल्वर, सिल्वर के ऊपर ब्लैक कोटिंग का हो जाना, जैसे आयरन के ऊपर रस्ट लग जाना, ठीक है। एंड ग्रीन कोटिंग ऑफ द कॉपर आर एग्जाम्पल ऑफ कोरोजन, ये सब एग्जाम्पल क्या है, कोरोजन का एग्जाम्पल है, ठीक है। कोरोजन कैन बी प्रिवेंटेड बाय द गैल्वेनाइजेशन रिएक्शन के थ्रू कोरोजन को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग के थ्रू क्या कर सकते हैं उसको, कोरोजन को हम कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं बाय द पुटिंग पेंट, या तो पेंट को पुट करके, उसे पेंट करके, जैसे देखते हैं ना हम, जो भी मेटल का सब्सटेंस होता है, मेटल का कोई से हमारा गेट उठ होता है, ठीक है, मेटल का, या फिर खिड़की वगैरह से मेटल का होता है, तो क्या करते हैं उसको पेंटिंग करते हैं ताकि उसको मॉइस्चर से बचाते हैं ताकि उस पर क्या हो, कोरोजन से उसको बचा पाएँ अपन, ठीक है। तो कोरोजन को हम रिमूव कर सकते हैं गैल्वेनाइजेशन से, इलेक्ट्रोप्लेटिंग से, ठीक है, और या फिर पुटिंग पेंट ऑन इट, ठीक है, पेंटिंग करने से। एक होता है रेंसिडिटी क्या होता है, द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट और ऑयल व्हेन द एक्सपोज टू द एयर, फैट और ऑक्सीडेशन का, फैट या ऑयल हो गया, ऑयल या फैट हो गया, उसका जब उसको एयर के एक्सपोज में रखते हैं उसको बोलते हैं, उसका जो ऑक्सीडेशन क्या होता है, फैट का ऑक्सीडेशन हो जाता है, फैट क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, और उससे क्या निकलता है, स्मेल निकलता है, बैड स्मेल निकलता है, ठीक है, बैड टेस्ट होता है, खराब हो जाता है। तो फूड का, जैसे फूड का टेस्ट खराब हो जाना, उसको बोलते हैं रेंसिडिटी, क्या बोलते हैं उसको, रेंसिडिटी। द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट और ऑयल विद एक्सपोजर टू एयर, जब इसको एयर के एक्सपोज में रख देते हैं बहुत दिन तक, ठीक तक क्या होता है, उससे बेड स्मेल आता है, ठीक है, तो उसका टेस्ट खराब आता है फूड का। तो वहाँ पे क्या होता है, एक्चुअली होता क्या है, बेड स्मेल आता है उसके ऑक्सीडेशन से, ठीक है, फैट या ऑयल क्या होता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है, एयर के प्रेजेंस में उसका ऑक्सीडेशन होता है, इससे क्या होता है, हमारा फूड का टेस्ट खराब हो जाता है, बेड स्मेल आता है उससे, उसको बोलते हैं रेंसिडिटी। तो द मेथड टू प्रिवेंट द रेंसिडिटी का प्रिवेंट करने का क्या है, बाय एडिंग द एंटीऑक्सीडेंट, उसमें क्या मिलाते हैं, एंटीऑक्सीडेंट, जो कि ऑक्सीडेशन से बचाएगा, उसको ऑक्सीडेशन नहीं होने देगा, तो एंटीऑक्सीडेंट मिलाते हैं, तो इससे हम रेंसिडिटी को बता सकते हैं। कीपिंग द फूड इन एयर टाइट कंटेनर के अंदर रखते हैं, जहाँ पे एयर का इन्वॉल्वमेंट ना हो, एयर उसमें आ ना पाए, उसको बोलते हैं हम, उसको एयर टाइट कंटेनर के अंदर रखते हैं, उसको बोलते हैं अपन प्रिवेंट करते हैं इस तरह से रेंसिडिटी को, ठीक है। रिप्लेसिंग एयर बाय द नाइट्रोजन, वहाँ पे एयर को हटा के वहाँ पे नाइट्रोजन गैस बढ़ा, जैसे कि हमारा जितना भी हमारा फूड पैकिंग, जैसे कि प्लास्टिक के अंदर जो भी पैक्ड फूड होता है, जैसे कि कुरकुरे वगैरह सब, उसमें क्या होता है, कुछ गैस भरा होता है, उसमें क्या होता है, नाइट्रोजन गैस भरा होता है, जो कि बहुत ही लेस रिएक्टिव होता है, ठीक है, वहाँ पे ऑक्सीडेशन से होने से बचाता है। या फिर उसको हम रेफ्रिजरेशन करते हैं, उसको हम रेफ्रिजरेटर के अंदर रखते हैं, वहाँ पे रेफ्रिजरेटर के अंदर क्या होता है, टेम्परेचर बहुत ही कम होता है, तो उतना टेम्परेचर को ऑक्सीडेशन परफॉर्म नहीं हो पाता है, तो यहाँ पे क्या हुआ, हम इस तरह से हम बचा सकते हैं। तो ये हो गया आपका, ठीक है, ये हुआ बहुत ही एक्टिव रिकॉल, मतलब कि लगभग 40 से 45 मिनट में आपका पूरा का चैप्टर का रिकॉल हो गया। इसको आप, इस नोट्स को आप जो है लिख के आप इसको रिवाइज कर सकते हो, ठीक है, बार बार रिवाइज कर सकते हो, इस तरह से अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट, मतलब ये चैप्टर पूरा कंप्लीट होता है, ठीक है। इस पर आप क्वेश्चंस करें, एनसीईआरटी को रीड करें, इसके बाद इसको पढ़ने के बाद आप एनसीईआरटी को रीड करें, उसका इंटेक्स्ट क्वेश्चन कराएं, उसका एक्सरसाइज क्वेश्चन सोल्व करें, सारा का सारा आपका सोल्व हो जाएगा। इस तरह से मेरा पूरा ये पहला चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू गाइस। तो अपना नेक्स्ट लेक्चर हुआ, नेक्स्ट चैप्टर को अपन लाएंगे, फिर उसको भी पढ़ेंगे, इस तरह से पूरा साइंस को अपन पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग, कीप सपोर्ट, थैंक यू।